नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कटिंग चाय में। एक खास एपिसोड जहां पे हम चाय की चुस्कियों के साथ आपको बताते हैं एक नई कहानी और जहां पे संजोते हैं हम एक कहानियों को अपने साँचे में। तो आज हमारे साथ हैं उरुक्रम सर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे सर के बारे में। इनकी अचीवमेंट्स खूब सारी है। दैनिक भास्कर में इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया है, राजस्थान पत्रिका में इन्होंने काम किया है, 92.7 बिग एफएम में इन्होंने काम किया है। इन्होंने 3 मूवीज, राजस्थानी मूवीज इन्होंने डायरेक्ट की है और इन्होंने ऐसे ना जाने कितने सारे काम किए हैं और ये डायरेक्टर है भाभा पब्लिक स्कूल के। तो सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कटिंग चाय। सर, वैसे तो आपकी अचीवमेंट्स इतनी सारी, आपका एक्सपीरियंस इतना सारा है, फिर आप डायरेक्टर के रूप में आप स्कूल में आए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम आपकी शुरुआत से शुरू करते हैं। आपके बचपन के बारे में सर आप बताइए। देखिए, बहुत सीधा सा है। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह बदमाश था। जी। मैं कोई शरीफ बच्चा नहीं था। क्लास के अंदर जिसको कहते हैं उद्दंडी, है ना, मस्ती करना खूब, बस ये टारगेट रहता था। और कभी कभी पिटना, नील डाउन भी बनना, हैंड्स अप भी हो जाना, क्लास के बाहर भी निकाल दिया जाना। ये सारे किस्से रहे जिंदगी के अंदर। हालांकि ये बचपन तो बचपन होता, उसको ज्यादा समझ नहीं सकते, लेकिन वो शैतानियां जो हुआ करती थी वो याद रहती है हमेशा। हम लोगों का एक सर्किल था बहुत अच्छा, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे भी थे, वो बच्चे भी थे जो दिन भर हमारे साथ बदमाशी करते थे। और जब 10th का रिजल्ट आया तो वो मेरिट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए। फेल हम भी नहीं हुए, हम भी 75-80% में रहे, लेकिन वो उनकी जैसे मेरिट में नहीं आ पाए। लेकिन अफसोस नहीं रहा कभी, क्योंकि अफसोस तब होता है कि जब आप पथ से भटक जाओ। हमने बदमाशी करी, शैतानी करी, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दी। हम उसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में लिया करते थे। खूब घूमना, खूब मस्ती करना, कॉलेज लाइफ के अंदर भी इसी तरीके से चलता रहा। हमारे एक मित्र हुआ करते थे जिसका नाम था राजेश चोपड़ा जी। वो बहुत बदमाश था। और चूंकि वो हमसे शरीर में भी लंबा छोड़ा, हमें इंटरवल में कुछ खाना होता था, पैसे होते थे लिमिटेड, रोज रोज घर वालों से पैसे मिलते नहीं थे, तो उसको आगे करते थे और सब मिलके दो समोसे का पैसा इकट्ठा करते और उसको देते। चूंकि इंटरवल में भीड़ होती थी बहुत सारी, तो वो 2 समोसे दिए उसको, वो 2 समोसे उसने लिए और अपने दोस्तों को सरका देता। फिर वो चिल्लाता कि मेरे समोसे दे। ऐसे उसकी जो कैंटीन में 2-3 लोग काम करते थे, उन सब से मिस करके वो 5-7 समोसे 2 के पैसे दे के लेता था। हमारा काम बहुत आराम से निकलता था। जी। तो आप स्कूल के टाइम पे एज ए काइंड ऑफ शरारती टाइप के या बैक बेंचर? न, बैक बेंचर नहीं। बैक बेंचर ना ना। अच्छा। तो आप बड़े कहाँ हुए? आप जयपुर से ही हैं? मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरे फोर फादर्स भी सब जयपुर के हैं और जयपुर में मेरी पढ़ाई हुई। माहेश्वरी स्कूल से मैंने अपना स्टडी किया। उसके बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मैंने एमकॉम किया। फिर उसके बाद जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया। उसके बाद एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया। उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ से मैंने पीएचडी भी करी। और मैं ऐसा व्यक्ति भी रहा, ये मेरा सौभाग्य मानता हूं मैं तो, कि मुझे राजस्थान पत्रिका के अंदर जब मैं स्टेट एडिटर की पोस्ट पे रहा तो मुझे राजस्थान पत्रिका के ऊपर पीएचडी करने का मौका मिला। एंड आई वाज द अलोन पर्सन इन द होल ग्रुप। और यूं कहें तो बहुत कम जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने कभी किसी मीडिया हाउस पे जिसमें काम कर रहे हैं उस पर पीएचडी करी है। वो अनुभव मेरा रहा और बहुत शानदार और खूबसूरत अनुभव रहा। आपकी लाइफ का अनुभव तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो आपने की है। अच्छा, तो मैं इसी घड़ी में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके आइडियल कौन थे, आपके आदर्श कौन थे कि आपने जिनसे प्रेरणा ली कि हाँ लाइफ में कुछ ऐसा करना है, गिव अप नहीं करना है, बस चलते जाना है? देखिए, समय के साथ साथ आदर्श बदलते गए। मैं ये कहूँ कि एक ही आदर्श रहा तो मैं नहीं मानता। अब आप देखिए, व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, पढ़ाई कर रहे थे, एक दिमाग में आया यार कि बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ब्रेन था वो, जो आज भी मानता हूं है थोड़ा बहुत। जी। तो अब सोचिए, जब सेकेंड ईयर में होगा, एज क्या होती है? कोई ज्यादा एज नहीं होती, 19-20 साल का लड़का होता है सर।
तो उस एज के अंदर मैंने कहा इंडस्ट्री शुरू करता, पैसा नहीं। तब हमने 5-7 दोस्तों से कहा कि यार मेरा ऐसा विचार है यार, ये बात कर रहा हूँ 1988 की। ओके। तो किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 इस तरीके से जोड़े करे, और हमने इंडस्ट्रियल एरिया में रीको से 15 रुपए स्क्वायर मीटर की रेट के ऊपर जमीन खरीदी। पैसा यार दोस्तों का सब, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं लगाने को, और मित्रों ने कभी मांगा भी नहीं, मैंने ही ले जाके उनको वापस दिया जी। अब जमीन तो आपके पास आ गई, अब उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करोगे ना आप, मटेरियल के लिए पैसा भी चाहिए आपको। तो उस समय राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन हुआ करता था, एक आरएफसी, जो बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस किया करता था। तो हमने भी हमारी लगाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पास हो गया लोन, और 20 इयर्स की एज के अंदर आई वाज द इंडस्ट्रियलिस्ट, और बिजनेस चलने लगा। अब रुकना मेरे हमेशा ही रहा कि रुक गए ना आप, ठहराव का भी जिंदगी में मतलब। मैं सभी से कहता हूँ यार, वो सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, जो ये कहते हैं ना कि समय नहीं है, काम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, ये सब बहाने हैं। 24 घंटे को कैसे यूज करना है आप भी जानते हो, हम कितनी मटर गश्ती में करते हैं, कितने अपने काम पे लगाते हैं, ये सब खुद पे डिपेंड करता है। तो फिर मैंने एक माइन, दूसरी माइन, 3 माइन मैंने खरीदी। फिर मैंने सोचा बहुत हो गया यार, अब क्या करें इसका। पूरे बिजनेस को वाइंड अप कर दिए, सारी माइंस को बेच दिया, सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, जिस जिसका देना था उन सबको दे दिया, और घर पे आके वापस बैठ गया। फिर लगा कि यार पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, तो ग्रेजुएशन तो क्या क्वालिफिकेशन होती है यार। फिर एक सब्जेक्ट में एमकॉम किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर दूसरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया, लेकिन जर्नलिज्म में मुझे आना था, ये एक मेरा ध्येय था। तो मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच था वो, तब शुरू हुआ था, और मैंने वो फर्स्ट बैच के अंदर किया मैंने। उसके बाद में दैनिक जागरण के अंदर राजस्थान में मैंने 1 साल तक एज ए ट्रेनी रहा। वहां से शुरू हुआ सफर, और बहुत सारी चीजें उस दरमियान 1 साल के अंदर सीखने को मिली। हालांकि पैसा नहीं मिलता था, पेट्रोल भी खुद का कंज्यूम होता था पूरे जयपुर शहर में घूमने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन एक धुन थी, पागलपन था, जुनून था, जोश था, और दीवानगी थी जो आज तक बरकरार है। तो किसी भी काम को करने के लिए पागलपन जरूरी है। बिल्कुल जी। आपको टारगेट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको अपना विल पावर इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, परिस्थिति कुछ भी हो, लक्ष्य को हासिल करना है। और आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर रहे, उसके बीच में डिगमिगा रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी कर लो, कभी सफल नहीं हो सकते आप। तो आपने अभी आप डायरेक्टर हैं बाबा पब्लिक स्कूल के, ये एक अलग फील्ड है, जैसे आप माइंस वाला था वो अलग फील्ड था, और जर्नलिस्ट वाला अलग फील्ड है। तो आप इन सब करियर में, तो जर्नलिस्ट करियर को आप कैसे आपने चुना, और उससे क्या सीखा, ऐसे क्या इंस्पिरेशन आपको मिली कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? दुनिया देखने का मौका मिला। जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा सबसे परिचय होता है आपका, और इसमें नाम शौहरत तो है ही है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। यदि आप सही ट्रैक को लेकर पकड़ रखा है, सही तरीके से चलते हैं, विद फुल ऑफ एविडेंस के साथ में अपनी बात को कहते हैं, लिखते हैं, तो आप अपना एक स्टेटस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और ये मैंने, ईश्वर की कृपा रही और मेहनत रही कि मैंने ये हासिल किया। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो जिन लोगों ने मेरे साथ सफर शुरू किया था पत्रकारिता का, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आए दूर तक, क्योंकि लक्ष्य से भटकाव जब हो जाता है तो लोग बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। फिर अभी आपने कहा कि आपने ये भी किया वो भी किया, है ना, तो ये दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूं कि हर कोई कर सकता है, कोई नई बात नहीं है, और मैंने कभी कोई अनोखा काम नहीं किया है। मेरे में हमेशा एक चीज मैंने अपनी रखी कि आपको सिर्फ दुनिया से अलग दिखना है,
वो कैसे दिखोगे उस पे काम करना है आपको। मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरे जैसे बहुत जर्नलिस्ट है, मेरे में और इनमें फर्क क्या। तो मैंने फिल्मी दुनिया की ओर हाथ डाला, 3 मूवीज में मैंने एक्टिंग करी, पुरस्कार बहुत सारे मिले। तो अब मेरे साथ ये हो गया कि मैं जर्नलिस्ट भी हूं और एक्टर भी हूं, एक मेरे साथ प्लस। फिर मुझे लगा कि यार कुछ जर्नलिस्ट भी अब फिल्म लाइन में आ गए। मैंने अब तुम अलग कैसे, मैं भी उसी लाइन में आके खड़ा हो गया। तो मैंने न्यूज रीडिंग शुरू करी, एंकरिंग शुरू करी, और मैंने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरियल लिखा पूरा, कर्मरत, जिसके 13 एपिसोड आए, उसमें एक्टिंग भी मैंने करी। अब क्या किया जाए, यात्रा रुकनी नहीं चाहिए ना कभी। फिर 92.7 बिग एफएम पर जब मैं एडिटर था मध्य प्रदेश के अंदर, तो मुझे 1 घंटे का शो मिला। वो लाइव शो हम लोग करते थे। मेरे साथ एक आरजे अमिता हुआ करती थी जो आजकल कुवैत में है। जी। हम लोगों ने मिलके किया। उसके बाद में बहुत सारा शॉर्ट मूवीज के ऊपर लिखना, उनके अंदर एक्ट करना, मुझे जो कहते हैं ना एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन वो मिलता था। और मैंने कभी अपने काम को लेकर थकान महसूस नहीं करी। मैं सुबह जितनी खुशी से घर जाता था, मैं रात को 1 बजे या 2 बजे जब भी ऑफिस से आता तो मेरी वही फ्रेशनेस रहती थी। तो थकान को आप गले लगाओगे तो थकान गले लगेगी, बाकी तो मजे करो जिंदगी के। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने खूब सारे जो करियर्स हैं उनमें हाथ आजमाया और आप सफल भी रहे, आप उनके टॉप लेवल तक पहुंचे। जो मुझे आपकी एक सबसे अच्छी बात लगी कि हाँ, यहाँ पे आने के बाद में कुछ अलग होना चाहिए। तो वैसे आपने एजुकेशन करियर आपने डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्टर या फिर अपनी स्कूल शुरू करनी है, तो आपने ये कैसे विचार आया कि आपके मन के अंदर कि हाँ अब ये शुरू किया जाए? देखिए मेरे में हमेशा दिमाग में एक चीज रहती थी, और सबके रहनी चाहिए, मैं तो सबके लिए कहता हूं ये बात। आप जिस भी जगह खड़े हों और जब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा हो, तब आपके लिए कहा जाए कि एक्स का चेयरमैन है, वाई का जनरल सेक्रेटरी है, एक्स का डायरेक्टर है। इतना सारा आपका परिचय होना चाहिए, तब तो मजा है। और एक सिंपल सा परिचय कि ये डॉक्टर उरुक्रम शर्मा है, कंफ्यूज होगा कि पीएचडी वाला डॉक्टर है या मेडिकल वाला डॉक्टर है। जी। तो मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्क्ड अब जो दौर है, और आने वाला दौर तो आप देखिए एआई आ चुका। जी जी। तो एआई से अपने आप को एआई के अनुसार ढालना, उससे आगे निकलना या पैरेलल चलना, ये अब जो दौर आ रहा है ये बहुत खतरनाक है। इस खतरनाक दौर के अंदर यदि आपने अप टू डेट नहीं रहे, अपनी इंटेलिजेंसी को बरकरार नहीं रखा, अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए अपने आप को एफर्ट नहीं डाले उसके अंदर, तो आप मान के चलिए आप किसी कोने में पड़े हुए मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं। आप दाल रोटी तो खा सकते हो, दाल रोटी सभी खाते हैं यार, लेकिन एक पहचान के साथ दाल रोटी खाना। आप किसी शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, किसी कटिंग चाय पे बैठे हुए हैं, दूर टेबल पे बैठा हुआ व्यक्ति कहना चाहिए अरे यार वो तो एक्स वो है यार, तब तो जिंदगी का मजा है। नहीं तो बाकी तो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, हर साल 15 दिन के श्राद्ध आते हैं, आपका भी हो जाएगा। जी, आपकी बातें वैसे गूज बम्स ले आती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एजुकेशन जो है अभी और जो आपके टाइम, बचपन के टाइम पे जो आपकी एजुकेशन थी, उसमें कितना अंतर है? और जो अब आप जिस भाभा पब्लिक स्कूल में लीड कर रहे हैं, तो आप उसको कहाँ देखते हैं, उसको कहाँ तक लेके जाना है? देखिए हाइट्स हमेशा लक्ष्य होनी चाहिए, और वही मेरी है। और मैं बहुत लकी भी हूँ। लकी इसलिए से हूँ मैं कि मेरी जो पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, शी इज़ हाईली क्वालिफाइड। शी इज़ MAAA, BEd, MAd एंड PhD, और वो पूरा इसको बहुत ढंग से संभालती है सारे को। और देखिए अभी जैसा आपने कहा है ना, उस समय और इस समय में अंतर क्या आता है, रात दिन का अंतर है। और अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित करते हुए खुद को उसके अनुसार अपडेट कर लेना, यही सफलता का कारण है। तो मैं तो खाली एक ये समझ लीजिए कि एक वहां मौजूद रहता हूं डिसीजंस में बेसिकली,
बाकी सारा वो ही देखती है, बहुत अच्छे ढंग से उसको संभालती हैं। तो दो टैलेंटेड लोग जब किसी स्कूल को लीड करेंगे तो उसकी अचीवमेंट्स तो देखने लायक होंगे। तो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट कौन सी रही स्कूल में? मेरे स्कूल के बच्चे को जब विदेश में जाके कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, आईआईटीएन कर रहे हैं, जेडबलई एडवांस क्वालिफाई करके जब आते हैं, तो यूँ लगता है कि हे ईश्वर, मैं इनको उतनी बुलंदियों पे पहुंचाना कि जितना इन्होंने सपना देखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात में, क्योंकि मैं उस एक एक बच्चे में अपना बच्चा देखता हूं कि इसको मैं, ये मेरा खुद का होता तो मैं खुद के बच्चे के लिए क्या क्या करता एफर्ट्स में, ताकि इसको सही ट्रैक मिले, इसको संस्कार युक्त एजुकेशन मिले, इसको समय के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन मिले, आज की नई तकनीक से उसको बिल्कुल रूबरू होता रहे, जो जिंदगी के किसी भी मौके के ऊपर मात ना खा जाए। उसको इस तरीके से, मुझे रट्टू तोते पैदा नहीं करने हैं, रट्टू तोते पैदा करते हैं हम। कंसेप्ट क्लियर करो चीज का, उसके ब्रेन को जितना यूज करा सको कराइए, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पुट अप करने का जो है उसके अंदर एक होना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये कैसे हो गया। ये क्वेश्चंस जब खुद से क्रिएट करने लगेगा तब वो सीखने के लिए लालायित होगा। और ये मेरा सारा स्टाफ और सब मिलके उसी को रात दिन में लगे रहते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ईश्वर के दया से मिलते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स पे आप अपने परिवार की तरह ध्यान देते हैं, आप उनपे संस्कारों का भी ध्यान देते हैं। तो ऐसे कौन से गोल हैं जिनको आप देखते हैं कि हाँ हमारी स्कूल वहां तक पहुंचे? देखिए, 12th तक का सीबीएसई स्कूल है, और ऐसा कोई भी सेक्टर ना रहे जिसमें मेरे बच्चे मुकाम पर ना पहुंचे, और वो खुद गर्व से कहें कि जब एक साइंटिस्ट बन जाएगा, नासा में मौजूद रहेगा, या एक आईआईटीएन बन जाएगा बहुत बड़ा सारा, जब वो कोई चीज को डेवलप कर रहे होंगे, वो उसको गर्व होना चाहिए कि मैं उस भाभा स्कूल का विद्यार्थी हूं। तो वो चीज पैदा करने की कोशिश की जाती है। जी, तो मतलब जो भी स्टूडेंट है, आपके जितने भी स्टूडेंट है, बस उनको वो अचीवमेंट मिल जाए, वही आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट है। मैं तो उनसे सीखता हूँ। मैं अपने आप के अंदर जो एनर्जी बूस्ट अप का काम करते हैं वो मेरे बच्चे करते हैं। मैं उनके देखकर सोचता हूँ कि ऐसा तो मैं भी करता था यार, ऐसी शैतानी तो मैंने भी करी है, ऐसा तो काम मैंने ही किया है, लेकिन ये काम तो मैंने ही नहीं किया, तो मुझसे बहुत एडवांस है। तो मुझे उनसे भी सीखने को मिलता है। तो भाभा पब्लिक स्कूल को चलते हुए कितने साल हो गए? 10-15 साल हो गए इसको यहाँ। 10-15 साल हो गए। तो 15 साल में आपने इतनी बिगेस्ट अचीवमेंट हासिल कर लिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। जी सर, ये बात तो एकदम सही है। बट एजुकेशन करियर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, उसको आप कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं स्टडी में? देखिए, जैसे आपको पता होगा कि मेरे स्कूल का नाम भाभा है। जी। भाभा मतलब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने गए हैं। साइंस टेक्नोलॉजी को मिलाना, उसको एजुकेशन का पार्ट बनाना, उसके अंदर बच्चों को ढालना, और उसी के अंदर से बच्चों को आगे निकालना, ये एक लक्ष्य रहता है। तो किस तरीके से चीज़ों को नए से नए तरीके से करना, नए से नए पैटर्न के ऊपर लेके आना, लेटेस्ट में क्या चल रहा है उसको करना, तो ये सब चीज़ें मिलाकर जब बच्चा करता है ना, तब बच्चा दूसरे स्कूल के बच्चों से अलग नजर आता है। जी, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आजकल जो फोकस लेवल जिनका कम हो रहा है, वो अपने फोकस लेवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और वो किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में जो भी आपने सोचा वो सब अचीव किया, तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया हो या फिर और चीजें हो, उनकी वजह से फोकस लेवल काफी कम हो गया है, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक्चुअल में क्या होता है दोस्त, सबसे बड़ी चीज आपको अपना शेड्यूल डिसाइड करना होगा। और मैं तो आप सबसे कहूंगा इस बात के लिए, इन बच्चों से भी कहता हूं मैं, हमेशा अर्ली टू बेड। माँ बाप भी कहते हैं कि जल्दी उठा करो, सुनते नहीं है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, इसको साइंस प्रूव्ड बता रहा हूं मैं चीज आपको। जो बच्चा, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले जगता है, उसके
में और जो सूर्य उदय तक 8 बजे तक 9 बजे तक सोता रहता है, उन दोनों बच्चों के अंदर आप अंतर देख लीजिए। आप सोच का भी, समझ का भी, उनकी एफिशिएंसी का भी, स्ट्रेंथ का भी, स्टेमिना का भी। तो हमेशा आपको अपना शेड्यूल तय करना है। मैं ये नहीं कहता कि नेट यूजर नहीं होने चाहिए, आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है ये, लेकिन 24 घंटे हम फेसबुक को, हम इंस्टा को, हम एक्स के ऊपर जाकर, एक्स हैंडल पे जाकर, या यूट्यूब पर जाकर हम लोग 24 घंटे अपना टाइम पास करते रहते हैं, स्नैपचैट के ऊपर जाकर चैट करे जा रहे हैं, कुछ ही नहीं मिलेगा। ये सोशल मीडिया की दुनिया जो है, ये जितनी देर मैसेज कर रहे हो उतनी देर की दुनिया है। इसमें भी आप कभी भी अटक सकते हो, कभी भी फंस सकते हो। जिस तरीके का अभी ये खेल चल रहा है, उसमें कहीं आप मुश्किल में ना फंस जाओ, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और डिसाइड करो टाइम, यार तुम एजुकेशन लाइन में हो, अपना टारगेट्स को तुमने डिसाइड कर रखा है कि मुझे JEE एडवांस को करना है, या दूसरे मेरे को नीट करना है, या दूसरे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो आपके सामने लक्ष्य तो है कि मुझे वो पास करने दो पहले, ये मोबाइल तो बाद में भी काम आ जाएगा। और मोबाइल को यूज करना है, नेट को यूज करना है, तो उस एग्जाम को कैसे पास करना है, उसको पास जिन्होंने किया उनके क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, तो जो सीखने वाली चीजें हैं उसको पकड़नी चाहिए। बाकी तो इसमें दुनिया, आपको पता है कैसी दुनिया है मोबाइल में। जी, मैं तो ये चीज समझता हूँ कि जो आपकी स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत लकी है कि इतने अच्छे विजन वाले और इतने क्लियर विजन वाले डायरेक्टर उनके साथ में है। अब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा आपके पर्सनल, कि आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो फनीएस्ट रही हो? हाँ, बहुत सारी है, क्या बहुत सारी है। जी, बिल्कुल, हमारे एक पड़ोस के अंदर घर है जहां हम लोग बचपन से जाया करते थे। तो आपको ध्यान होगा, पुराने जयपुर शहर के अंदर पुराने घर भी होते हैं, जिसमें आगे आजकल तो बालकनी बोलते हैं, उस समय उसको रोस बोला करते थे, है ना, लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो उस समय सड़कें भी नहीं बनी थी इतनी, तो मैं भी खेलता खेलता एक मंजिल से नीचे गिर गया। छोटा था, आज भी मेरी स्मृति के अंदर वो किस्से याद है। तो वजह से गिरा, हल्ला मच गया, तब उठाने करने आए मेरे को। तो मैंने कहा मैं गिरा थोड़े ना हूं, मैं तो कूदा था एक मंजिल से। जी, ये किस्सा, मैं इतनी शैतानी किया करता था जब मैं ननियाल जाता था, तो मैं इस पे चढ़ गया, उस पे चढ़ गया, वहां से कूद गया, ये सब करता था मैं। तो मुझे मेरे नाना जी मेरी मम्मी को कहा करते थे कि इसको मत लेके आया करो तुम। साइकिल चलाने का बहुत शौक था, कोई भी घर पर आता तो पहला काम होता था कि उसकी साइकिल को चला के आनी है, चाहे थोड़ी देर चला के आओ। अब लॉक लगा हुआ है, लॉक कैसे खोलो? तो हम ताड़ी से लॉक खोलना सीख गए थे। जी, तो ताड़ी से लॉक खोलकर साइकिल चलाई और उसको वापस, जैसे वो साइकिल खड़ी करके जाते थे वैसी की वैसी पोजीशन में रख देते थे, ताकि पता नहीं चले। टू व्हीलर में तो अब पता चल जाता, आजकल चली है तो वो मीटर दिख जाता है कि कितनी चल गई, साइकिल में नहीं पता चला करता था। पता नहीं चलता। तो मतलब बहुत सारी ऐसी फनीएस्ट मेमोरी है, और लाइन है लंबी active सारी। रहे। बचपन से आप बहुत एक्टिव रहे। हाँ, जी, तो आज के टाइम पे जो एक्टिवनेस है ना वो बहुत कम हो चुकी है बच्चों में। हमने फिजिकल बंद कर दिया। हम बच्चे तो रहे, हम मोबाइल वाले बच्चे हो गए, हम फील्ड वाले बच्चे नहीं रहे। मैं बचपन से स्विमिंग किया करता था। स्विमिंग के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीते अवार्ड्स बहुत सारे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी जब तक बच्चा नहीं करेगा उसका ब्रेन शार्प ही नहीं हो सकता। स्विमिंग उसको करनी चाहिए, उसका एथलेटिक्स करना चाहिए, उसको जो खेल उसका इच्छा करती है ना, वो उसको रोज का 1 घंटा देना ही चाहिए, उसका मेमोरी शार्प होगा। जी, तो आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे आप भाभा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे आप उसको बच्चों को समझाते हैं कि इसको कैसे यूज में लेना चाहिए? देखिए, आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है, और वो अब जो एक कहते हैं ना कि एकेडमिक बच्चा पैदा नहीं करेगी, वो जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसको मिलेगी।
तो जो एक ये दिमाग में रहता है ना कि हम सरकारी नौकरी मिल जाएगी हमें या प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी, आप खुद का कारोबार करने के काबिल हो जाओगे, इतनी सारी चीजें सीख लोगे। जापान में क्या है, जापान में बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसी फील्ड में बच्चे को डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ तो जो शिक्षा पद्धति है वो इस तरीके की है कि सिर्फ वो एक बाबू बनाती है। तो उस चीज को बचाने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2025 से लागू हो रही है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। तो करंट एजुकेशन सिस्टम जो अभी लॉन्च होने जा रहा है, तो हमारी स्कूल भाभा पब्लिक स्कूल उसको बच्चों में किस तरीके से डालेंगे? नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, हम लोगों के जो स्टाफ के बहुत सारे रिफ्रेशर कोर्स भी हो चुके, बहुत एक्सपर्ट्स भी आकर उसके ऊपर अपनी ब्रीफिंग कर चुके। टीचर्स ने सब ने अभी से ही उस दिशा में अपना काम शुरू कर दिया है, ताकि जब नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च किया जाएगा तो उससे पहले पूरा स्टाफ खुद प्रिपेयर है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। एट द लास्ट मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस रहा, आप जर्नलिस्ट भी थे, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको आप ऐसे कौन से राय देना चाहेंगे जो कि वो अपने जीवन में उतारे, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में ग्रो करें और पेरेंट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए? बच्चे को दो चीज करनी है, एक तो अपना विल पावर स्ट्रांग कर, दूसरी सबसे बड़ी चीज बच्चे को तय करना है फर्म डिटर्मिनेशन, यानी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखे, अपना फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय रहे कि जो इच्छा शक्ति है उससे आप दृढ़ निश्चय होकर जो भी आपका लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो गोल है वो अचीव करना है। आपको अपना टैग लाइन बना लेनी चाहिए, 2 शब्दों की अपनी लाइफ में टैग लाइन बना लेनी चाहिए और पेरेंट्स को उसको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। पहली चीज आई कैन, दूसरी चीज आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। कभी भी बच्चे की कमी को बार बार उजागर मत करो पेरेंट्स के लिए। तुम तो पढ़ते ही नहीं, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम तो ये बात तक कैसे करोगे, तुम एग्जाम के अंदर फेल हो जाओगे। ये नो नेगेटिविटी, हमेशा उसको मोटिवेशन को इंजेक्ट करो। कोई बात नहीं बेटा, कम आए, क्यों आए, इसको एनालिसिस करो और उस कमी को दूर करके उस नेक्स्ट उसके अंदर उसको दूर करवा दो। तो मोटिवेट करो बच्चों को, बच्चों के अंदर ये आओ कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे, मंजिल सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब देखिए, और फिर एक सबसे बड़ी चीज मैं सभी पेरेंट्स से भी कहूंगा ये बात, और दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपने बच्चों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए कि शर्मा जी का बच्चा और गुप्ता जी का बच्चा और खंडेलवाल जी का बच्चा, ये बच्चा उसका बच्चा। कभी अपने बच्चे की तुलना मत करिए किसी से, प्रतिस्पर्धा करिए, नो कंपैरिजन, बस कंपटीशन। अब देखिए क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता। जी सर, सब कुछ हो सकता है। जैसा कि आपने क्लियर किया कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसे अपने गोल बनाने चाहिए। और आज के इस पूरे इंटरव्यू में मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा कि उनको गोल्स कैसे शेड्यूल करने चाहिए, कैसे उनको अचीव करना है, और वो एक जो पागलपन, जुनूनीपन होना चाहिए वो उनमें होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप कटिंग चाय में आए, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम तक यहाँ तक जुड़े रहे। और मैं चाहूंगा कि आप जो आज की जो इंटरव्यू था उसमें आप जितनी भी चीजें सीखी वो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी लाइफ में उतारें। धन्यवाद, नमस्कार।